हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एडुटेरिया की करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। यह जो करंट अफेयर है वह 16 से लेकर 30 अप्रैल के बीच घटित होने वाली विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा बिहार राज्य से संबंधित घटनाओं से संबंधित होगी। आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसके पूर्व में फरवरी महीने से लेकर अप्रैल महीने तक का सारा करंट अफेयर का डिस्कशन का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। पहला और महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया है, तो आप बताएंगे डीआरडीओ और इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक है। ठीक है, अगर डीआरडीओ की स्थापना देखा जाए तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है डीआरडीओ का वह नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। ठीक है, तो पहला हो गया MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका विकास डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। अगला और महत्वपूर्ण है कि हाल ही में पश्चिम एशियाई देश ईरान तथा इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत सरकार के द्वारा इन देशों की यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया तथा इनकी यात्रा न करने की सलाह दी गई है। तो आप ईरान और इजराइल की ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसके आसपास कौन कौन से कंट्री है, ईरान की कंट्री किन देशों के साथ साझा होती है, इजराइल की कंट्री किन देशों के साथ साझा होती है, इन सभी का ज्योग्राफिकल लोकेशन आप लोग अच्छे तरीके से देख ले, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच जो टकराव बढ़ रहा था उसके कारण भारत सरकार के द्वारा सभी भारतीयों के लिए गाइडलाइन जारी करके कहा गया कि आप लोग इन दोनों देशों की यात्रा करने से बचें और अगर यात्रा करते हैं तो सतर्कता बरतें। ठीक है, अगला है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य का क्रिकेट एसोसिएशन हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना है, तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना है। अगला है WTO के द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। यानी कि WTO यानी कि पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO के द्वारा हाल ही में डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारत चौथे स्थान पर है। अगला है हाल ही में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के द्वारा, यानी कि वर्तमान समय में इसरो के प्रमुख कौन हैं? एस सोमनाथ। तो इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के द्वारा वर्ष 2028 ईस्वी तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ठीक है, याद रखेंगे कि चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, तो यह घोषणा इसरो प्रमुख के द्वारा की गई है कि चंद्रयान 4 मिशन जो है वर्ष 2028 ईस्वी तक लॉन्च किए जाने की प्रबल संभावना है। चंद्रयान 4 मिशन के तहत भारतीय को चांद की सतह तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के द्वारा 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष निर्माण करने का भी लक्ष्य रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 4 कब तक लॉन्च किया जाएगा? 2028 तक। और मलबा मुक्त अंतरिक्ष निर्माण का टारगेट कब तक रखा गया है? 2030 तक। टाइम मैगजीन के द्वारा हाल ही में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी की गई है जिनमें से 5 भारतीय शामिल हैं। अब आपको इन 5 भारतीयों को नाम जानना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं 5 कौन कौन भारतीय शामिल हैं। तो टाइम मैगजीन की जो सूची है इसमें जिन 5 भारतीयों को शामिल किया गया है उनमें साक्षी मलिक, आलिया भट्ट, अजय बंगा, सत्य नडेला और देव पटेल शामिल हैं। इन 5 भारतीयों को इसमें जगह दी गई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके पूर्व में न्यूज़ वीक के कवर पर
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को स्पेस दिया गया था। ठीक है, यानी कि वर्तमान समय के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वे हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि आरबीआई के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप में घोटाले सहित कई घटनाओं में वृद्धि देखी गई थी और इन्हीं घोटालों सहित कई घटनाओं में वृद्धि के कारण आरबीआई के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप को बैन करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहां पर निर्मित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। हाल ही में भारत की स्वतंत्रता से जुड़ी वाराणसी की तिरंगी बर्फी और वाराणसी के ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प को जीआई उत्पाद का दर्जा दिया गया है। ये बनारस के दोनों हैं। कौन कौन हैं? एक है तिरंगी बर्फी और दूसरा है ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प। आप लोग नाम याद रखेंगे। ये दोनों जो हैं वे वाराणसी से जुड़े हुए हैं और इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो तिरंगी बर्फी और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प। हाल ही में आईएमएफ के द्वारा वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 6.8% अनुमानित की गई है। यानी कि आईएमएफ के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का जो विकास दर होगा वह 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगर आईएमएफ के बारे में जानकारी देखा जाए तो आईएमएफ की स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। वर्तमान समय में आईएमएफ की एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में लंबी दूरी की निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यानी कि डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जो कि लंबी दूरी का मिसाइल है। ठीक है, तो याद रखेंगे निर्भय क्या है, आपसे अभी पूछा जा सकता है। तो निर्भय लंबी दूरी की एक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल 300 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में सक्षम है और इसका रेंज 1500 किलोमीटर है। यानी कि निर्भय क्रूज मिसाइल का अधिकतम रेंज मैक्सिमम जो मारक क्षमता है वह 1500 किलोमीटर है। यह जमीन से 50 मीटर ऊपर और समुद्र से 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। यह रास्ते में अपने दिशा को बदलकर टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है, तो निर्भय क्रूज मिसाइल जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है, इसके बारे में ये विशिष्ट जानकारियां यहाँ पर लिखी गई है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में एलजीबीटीक्यू समुदायों के कल्याण पर एक समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा इस समिति का गठन सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सुझाव के अंतर्गत किया गया है। किनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में एलजीबीटीक्यू प्लस जो समुदाय हैं उनके वेलफेयर से संबंधित केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी का जो गठन किया गया है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले में यह निर्णय दिया था। अंकटाड के द्वारा वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर 6.5% अनुमानित है, जो गत वर्ष के 6.7% से कम है। यानी कि अभी हमने ऊपर आईएमएफ का देखा कि आईएमएफ के द्वारा कितना प्रतिशत भारत के विकास दर का लक्ष्य रखा, अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर हम लोग अब अंकटाड का देखें तो अंकटाड के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ष 2024 में भारत 6.5% की ग्रोथ रेट को प्राप्त करेगा। हालांकि पिछले वर्ष उसका जो अनुमानित ग्रोथ रेट था वह 6.7% था, उससे 0.2 कम है। भारत और फिलीपींस के मध्य 2022 में हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के रक्षा सौदे के तहत भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की आपूर्ति प्रारंभ कर दी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार किसी देश के साथ इतना बड़ा डील हुआ था और वह हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। किसके साथ? तो फिलीपींस के साथ यह डील 2021 में हुआ था, लेकिन उसकी आपूर्ति जो है
अब प्रारंभ की जा रही है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत और फिलीपींस के बीच में समझौता हुआ है। हाल ही में केरल में देश का सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम का आयोजन किया गया है। आपसे पूछा जाएगा देश का सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया, तो आप क्या बताएंगे? केरल में किया गया। उस मंदिर महोत्सव का क्या नाम है? तो आप बताएंगे त्रिशूर पूरम। ठीक है, यानी कि केरल में देश का सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम का आयोजन किया गया है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अनुरूप आधारशिला नाम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2024 लॉन्च किया गया है। यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आधारशिला को लॉन्च किया गया है और यह जो आधारशिला है वह प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम से संबंधित है। द सिल्वर इंस्टीट्यूट के 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार वेदांता समूह की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? तो आप बताएंगे कि वेदांता समूह की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। यह सर्वे जो है वह 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे जो कि द सिल्वर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई है, इसके अनुसार यह रिपोर्ट है। हाल ही में भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। यानी कि भीषण गर्मी और सूखे के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी हाल ही में सूख गई जो कि कावेरी की सहायक नदी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में DRDO की नौसेना भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला ने केरल में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन यानी कि शॉर्ट नाम इसका अगर देखा जाए तो स्पेस का अनावरण किया है। तो हाल ही में DRDO के द्वारा स्पेस का अनावरण किया गया। कहां पर? तो केरल में इसका अनावरण किया गया है। अब एक यहां पे सवाल पूछा जा सकता है कि स्पेस का निम्नलिखित में से विस्तृत रूप है, यानी कि स्पेस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन स्पेस का पूरा नाम है, जिसका हाल ही में अनावरण कहां पर किया गया? केरल में। किसके द्वारा अनावरण किया गया है? तो DRDO के द्वारा अनावरण किया गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी कि GCP के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी जिसके प्रभावी क्रियान्वयन में MP नंबर 1 पर है। विगत 2 माह में हरित ऋण कार्यक्रम ने 10 राज्यों में फैले 4,980 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 भूमि पार्सल में हरियाली वाले वृक्षारोपण की पहल की है। हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण कहां पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है, जिसका नाम नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन है और यह सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से देख लें। हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के द्वारा अपना नया लोगो और आदर्श वाक्य जारी किया गया है। इसका अगर आदर्श वाक्य देखा जाए तो यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षितः। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य है यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षितः। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का नया आदर्श वाक्य है। हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। ठीक है, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक लगा दी गई थी, इसीलिए खबरों में रहा है कालेसर वन्यजीव अभयारण्य जो कि हरियाणा में स्थित है।
वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐतिहासिक वोटिंग करने वाली सेम्पोन जनजाति का संबंध अंडमान निकोबार से है। यानी कि सेम्पोन जनजाति जिसका संबंध अंडमान निकोबार से है, उसने पहली बार अपना वोटिंग किया और वोटिंग किया लोकसभा चुनाव 2024 में। तो पूछा जा सकता है कि सोम्पेन जनजाति का संबंध किससे है, तो सोम्पेन जनजाति का संबंध क्या आप लोग बताएंगे, अंडमान निकोबार से है। अंकटाड के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। यानी कि अंकटाड के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र में निर्यात में वृद्धि हुई है। कितना, 11.4% निर्यात वृद्धि हुई है और टोटल निर्यात $345 बिलियन निर्यात बढ़कर हो चुका है। और भारत का सेवा या निर्यात है 11.4% वृद्धि और सेवा आयात में 0.4% की कमी हुई है और यह घटकर $248 बिलियन हो चुका है। वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात करने के मामले में भारत 7वें स्थान पर है और सेवा निर्यात अभी हमने बताया कि 11.4% की वृद्धि हुई और $345 बिलियन सेवा निर्यात और $248 बिलियन सेवा आयात। सेवा निर्यात में 11.4% की वृद्धि और सेवा आयात में 0.4% की कमी हुई है। सेवा निर्यात में भारत 7वें स्थान पर है। अहमदाबाद की 6 वर्षीय तछवी वाधानी ने 25 मीटर तक सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट पेश की गई है। इसके अनुसार 144.17 करोड़ की आबादी के साथ वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत बना है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 24% जो आबादी है 0 से 14 आयु वर्ग में है। इस रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या अगले 77 वर्षों में दुगनी होने का अनुमान व्यक्त किया गया। ठीक है, तो पहले नंबर पे 144.17 करोड़ के साथ भारत नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे 142.5 करोड़ के साथ चाइना नंबर 2 पर है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा डोंगरिया कोंद जनजाति के सदस्यों के द्वारा लोकसभा चुनाव की बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर डोंगरिया कोंद जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो यह उड़ीसा से है। ठीक है, देखिए अभी हमने ऊपर बताया कि पहली बार लोकसभा में भाग लिया है सोम्पेन जनजाति ने, जिसका संबंध कहां से है, अंडमान निकोबार। लेकिन डोंगरिया कोंद जनजाति ने लोकसभा चुनाव को बहिष्कार कर दिया और इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय के द्वारा केरल में अडानी समूह के द्वारा विकसित विझिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में किससे मंजूरी दी गई है, तो यह केरल में है विझिंजम पोर्ट। ठीक है, यह अडानी समूह के द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्ट देश का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह रास्ते में आने वाले जहाजों के बीच माल को अंतिम गंतव्य तक पहुंचाते हैं। 23 अप्रैल को मणिपुर के द्वारा खोंगजोम दिवस मनाया गया है। खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया, मणिपुर में। कब, 23 अप्रैल को। यह दिवस 1891 में खोंगजोम में मणिपुर के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शहीद नायकों की याद में मनाया जाता है। तो खोंगजोम दिवस जो है 23 अप्रैल को मणिपुर में किस घटना के कारण, तो 1891 में घटित घटना की याद में मनाया जाता है। हाल ही में डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के उद्देश्य से नाबार्ड तथा RBI इनोवेशन हब के द्वारा सहयोग के लिए हाथ मिलाया गया है। भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने भारत में टिकाऊ परियोजनाओं के लिए जापानी येन 60.536 बिलियन का ग्रीन लोन हासिल किया है। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय स्क्वैश सौरभ घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो सौरभ घोषाल जो कि पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं।
आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक के जीवाश्म की खोज की सूचना गुजरात के लिग्नाइट खदान से दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक कहां पर खोजा गया है? गुजरात के लिग्नाइट खदान में। ठीक है, गुजरात में लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले रहने वाले सांप की प्राचीन प्रजाति का नाम क्या है? वासुकी इंडिकस। ठीक है, तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ वर्ष पुराने सांप, जो कि दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक माना जाता है, जिसका नाम जो है वह वासुकी इंडिकस या प्रजाति का नाम है वासुकी इंडिकस। इसके जीवाश्म की खोज की गई है आईआईटी रुड़की के द्वारा गुजरात के लिग्नाइट खदान में। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल सूरत से 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में निर्विरोध जीत हासिल की है। और प्रतियोगिता दर्पण जो जुलाई महीने का शॉर्ट नोट्स में डिस्कस करा था, उसमें लोकसभा के बारे में सारी सूचनाएं, किस पार्टी को कितनी सीट जीती, कितनी सीट मिली है, सबसे ज़्यादा वोट से कौन जीता, निर्विरोध कौन चुना गया, इन सभी का हमने वहाँ पर डिटेल वर्णन कर दिया है। तो आप लोग जुलाई का पीडी का शॉर्ट नोट्स आप लोग जरूर देखें। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 6 पड़ोसी देश बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है। तो कितने पड़ोसी देश शामिल हैं? 6 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने 25 और 26 अप्रैल को हैदराबाद में बीमा मंथन के 6ठे संस्करण का आयोजन किया। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत में बीमा क्षेत्र का शीर्ष नियामक संस्था है। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1999 में बीमा क्षेत्र सुधार पर गठित RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो याद रखेंगे आप लोग, RN मल्होत्रा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ऐसा पूछा जा सकता है। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनाव में सुरक्षा उपायों के साथ ईवीएम के उपयोग को वैध ठहराया था। यह पुराना हो चुका है, चूंकि अप्रैल का है, ठीक है, लेकिन अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा ईवीएम के बारे में अगर हम लोग जानकारी देखें तो पहली बार ईवीएम का अगर प्रयोग देखें तो मई 1982 ईस्वी में केरल के आम चुनाव में ईवीएम का पहला बार प्रयोग वहां पर किया गया था। 2001 से प्रत्येक राज्य विधानसभा चुनाव और 2004 में देश के सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो ये था राष्ट्रीय करंट अफेयर 16 से 30 अप्रैल के बीच का। ठीक है, हम लोग आज ही इंटरनेशनल और बिहार का भी करंट अफेयर सारा एक ही दिन डिस्कस करेंगे। अब आइए इंटरनेशनल करंट अफेयर। हाल ही में अफ्रीकी देश नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए WHO के द्वारा अनुशंसित MENSCV कंजुएट वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मेनिंजाइटिस के लिए WHO के द्वारा अनुशंसित वैक्सीन लगाने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बना? तो आप क्या बताएंगे? नाइजीरिया। ठीक है, MENSCV कंजुगेट वैक्सीन। सिंगापुर के वर्तमान उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सिंगापुर के अगले प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की गई है, यानी कि सिंगापुर के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? लॉरेंस वोंग। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है। अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। ठीक है, दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट। अगला है, इस सूची के अनुसार यात्रियों के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 हवाई अड्डे। पहला है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहले नंबर पे, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे नंबर पे और डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा USA तीसरे नंबर पे है। इस सूची में भारत का दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट इसका पूरे विश्व में 10वां स्थान है, यानी कि सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में 10वें स्थान पर है IGI दिल्ली का और अटलांटा एयरपोर्ट USA का नंबर 1 पे है। हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? पेरिस में। गौरतलब है कि सूडान वर्तमान में सूडान की सेना तथा विद्रोही अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के मध्य संघर्ष से हिंसाग्रस्त है। हाल ही में कतर के दोहा स्थित
हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के द्वारा घोषित किया गया है, जो कि कतर के दोहा में स्थित है। हाल ही में यूरोपीय खगोलविदों के द्वारा आकाशगंगा में सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल GAIA BH3 की खोज की गई है। यह ब्लैक होल पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 33 गुना अधिक है। हाल ही में इटली के शहर कैप्री में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, तो कहां पर G7 का सम्मेलन अगर देखा जाए तो हाल ही में इटली में हुआ था, और जहां पर जो सम्मेलन होता है तो उससे संबंधित जो विदेश मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो या फिर वित्त मंत्री हो, उन सभी का सम्मेलन उसी देश में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो G7 का समिट अगर आप लोग याद रखेंगे कि इटली में हुआ है, तो G7 से संबंधित चाहे वह विदेश मंत्री की बैठक, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब की जो बैठक होगी वहीं पर होती है। ठीक है, हाल ही में मेटा के द्वारा अपना सबसे सक्षम लार्ज लैंग्वेज मॉडल लामा 3 का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? मेटा के द्वारा। हाल ही में यूरोपीय देश स्वीडन नासा के द्वारा 2020 में शुरू किए गए आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 38वां देश बना है। ठीक है, कौन 38वां देश बना? तो स्वीडन नासा के द्वारा 2020 में शुरू किए गए आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बना है। यह समझौता जो है आर्टेमिस समझौता 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि पर आधारित है, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में शांतिपूर्ण अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी प्रांत में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिससे जनधन को काफी क्षति हुई है। ठीक है, माउंट रुआंग ज्वालामुखी कहां पर? इंडोनेशिया के सुलावेसी प्रांत में। माउंट रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुलावेसी प्रांत में। हाल ही में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा $3.35 बिलियन के बजट और जुलाई 2028 के लिए निर्धारित लॉन्च तिथि के साथ शनि के कार्बनिक यौगिक समृद्ध चंद्रमा टाइटन की सतह पर उड़ान भरने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की है। तो आपसे पूछा जा सकता है ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो यह बेसिकली नासा के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। अगला है, हाल ही में न्यूजीलैंड और कुक द्वीप के द्वारा व्हेल को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया है, और अपने आप में यह बहुत महत्वपूर्ण है। व्हेल को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए एक संधि किया गया है न्यूजीलैंड और कुक द्वीप के बीच। ठीक है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क के द्वारा जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 के अनुसार 2023 में 59 देशों के लगभग 282 बिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। हाल ही में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं इंटरनेशनल बैठक जो है सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया है। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? नीदरलैंड के रॉटरडम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस। ठीक है, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस नीदरलैंड के रॉटरडम में। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हाल ही में नवीनतम लाइट वेट AI मॉडल Phi-3 मिनी को पेश किया है। AI मॉडल Phi-3 मिनी को किसने पेश किया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नवीनतम लाइट वेट AI मॉडल को पेश किया गया है। हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में SCO की बैठक, SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की तरफ से रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने भाग लिया है। हाल ही में इंग्लिश हाई स्कूल शारजाह गर्ल्स ब्रांच UAE की शिक्षिका जीना जस्टिस को 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड में मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता के रूप में नामित किया गया है। जीना जस्टिस का संबंध केरल के तिरुवनंतपुरम से है। ठीक है, हाल ही में आयोजित मालदीव संसदीय चुनाव में मोहम्मद मुइजू के नेतृत्व वाले पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने जीत दर्ज किया है। भारत और कुवैत के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेडियो कुवैत के द्वारा पहली बार 21 अप्रैल 2024 को हिंदी भाषा में प्रसारण किया गया। अब चूंकि भारत और कुवैत
कुवैत के बीच एक कनेक्टिविटी को दर्शाने के लिए ऐसा किया गया और इससे दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। ठीक है, तो हाल ही में कुवैत ने ऐसा किया है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस देश की रेडियो ने पहली बार हिंदी में प्रसारण किया? तो आप क्या बताएंगे? कुवैत ने। हाल ही में अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक को पारित किया है। कौन सा देश विदेशी सहायता विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका ने। क्यों किया? तो यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रोवाइड कराना उसका मेन लक्ष्य था। जो बाइडेन वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने $95 बिलियन के सैन्य सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किया। 95 बिलियन का पैकेज है। ठीक है, जिसमें यूक्रेन के लिए $61 बिलियन, इजराइल के लिए $26 बिलियन और इंडो पैसिफिक के लिए $8 बिलियन की राशि शामिल है। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो आप क्या बताएंगे? वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2024 यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 से 15 जून 2024 के मध्य इटली के बोर्गो एग्नाजिया अपुलिया में आयोजित होने वाले G7 ऑर्टिस सत्र में सम्मेलन होने के लिए निमंत्रण भेजा है। और स्वाभाविक है, आपने सुना ही होगा कि G7 समिट इसका आयोजन कहां पर किया गया? इटली के अपुलिया में किया गया था। ठीक है, और यहां भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर हिस्सा लिया है। विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने सऊदी अरब की तेल की दिग्गज कंपनी अरामको के साथ एक प्रमुख वैश्विक साझेदारी समझौता किया है। उक्त समझौते के तहत अरामको कंपनी 2027 तक प्रमुख फीफा टूर्नामेंटों का आयोजन करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटरनेशनल करंट अफेयर भी समाप्त हुआ। अब आइए हम लोग बिहार का देखते हैं, बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर। हाल ही में जारी शहद उत्पादन के राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार बिहार शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर है। ठीक है, शहद उत्पादन में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पर है, पंजाब नंबर 3 पर है और बिहार शहद उत्पादन में नंबर 4 पर है। ठीक है, विगत वर्ष कुल 20,620 टन शहद का उत्पादन बिहार में हुआ। अगर बिहार में टॉप डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो बिहार में शीर्ष 3 जिले शहद उत्पादन के नंबर 1 मुजफ्फरपुर, नंबर 2 पूर्वी चंपारण और नंबर 3 बेगूसराय है। ठीक है, यानी कि बिहार शहद उत्पादन में चौथे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद चौथे नंबर पे बिहार है। और बिहार में भी अगर टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट देखें शहद उत्पादन में तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और बेगूसराय है। 1991 बैच के IAS अधिकारी प्रत्यय अमृत को बिहार का नया गृह सचिव बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जो है कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र श्रीमती रामनाथ ठाकुर, जो कि अभी केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, उनके द्वारा यह पुरस्कार ग्रहण किया गया है। ठीक है, इस बार अगर देखा जाए तो भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें बिहारी व्यक्ति हैं, यानी कि इनके पूर्व 4 अन्य लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है जो कि बिहार के रहने वाले हैं या बिहार से संबंधित हैं। अप्रैल 2024 में भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय तैराकी महासंघ के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में बिहार की कात्यायनी सिंह के द्वारा 3 पदक हासिल किया गया है, जिनमें से 2 पदक जो है वह रजत पदक है और 1 पदक जो है वह स्वर्ण पदक है। ठीक है, तो महिला तैराकी प्रतियोगिता में बिहार की कात्यायनी सिंह ने 3 पदक को हासिल किया। हाल ही में बिहार वाणिज्य कर विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 में वर्ष 22-23 की तुलना में GST संग्रह में 18.13% की वृद्धि दर्ज की गई है और 23-24 में कुल GST व अन्य कर कलेक्शन अगर देखा जाए तो 38,161 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित हुआ है। हाल ही में बिहार के ज्ञान भवन पटना में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। संस्कृति युवा संस्था के द्वारा पेरिस स्थित फ्रांस के सीनेट के महावीर मंदिर न्यास के सचिव
आचार्य किशोर कुणाल को 11वें भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनको जो महावीर मंदिर न्यास के ट्रस्ट के जो सचिव हैं आचार्य किशोर कुणाल, उनको 11वें भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। हाल ही में आईआईटी पटना से इंक्यूबेशन से तैयार सूटकेस इन्वर्टर को पेटेंट मिल चुका है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के निर्माण कार्य को पूरा करने में राष्ट्रीय औसत से बिहार आगे निकल चुका है। अगर बिहार में इसका औसत देखा जाए तो 98.30% है, और अगर इसका राष्ट्रीय औसत नेशनल एवरेज देखा जाए पीएम आवास ग्राम निर्माण को लेकर, ठीक है, तो यह 87.31% है। और बिहार के अंतर्गत आज का लास्ट है कि राज्य में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो चुके हैं। तो नया मंत्रिमंडल के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी है कुछ, हालांकि इससे बीपीएससी प्री में सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा है, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप लोग देख लेंगे, या फिर आप लोग को जानकारी हो चुकी होगी बिहार में कौन मंत्री बने हैं। यहाँ से सवाल आपको बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बीपीएससी में थोड़ा सा हाँ ये पूछा जा सकता है, सेंट्रल जो कैबिनेट का हाल ही में गठन हुआ है उसमें बिहार से कितने शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं, कितने कैबिनेट मंत्री हैं, कितने राज्य मंत्री हैं, ये सब सवाल पूछा जा सकता है। अब आइए कुछ विविध में प्रमुख दिवस और थीम। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, जिसका थीम है सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, जिसका थीम है विविधता की खोज करें और अनुभव करें। विश्व लिवर दिवस 19 अप्रैल, थीम है सतर्क रहें, नियमित लिवर जांच करवाएं और फैटी लिवर रोग को रोकें। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका थीम है प्लानेट बनाम प्लास्टिक, यानी कि प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक है, ठीक है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल, रीड योर वे। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल, बहुभाषी शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। विश्व मलेरिया दिवस 23 अप्रैल, अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना, ठीक है। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका थीम है IP एंड SDG, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड SDG इसका थीम है। और अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस भी 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कुछ पुरस्कार से संबंधित हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। भारत के GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने स्काई ट्राइम्स के द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 का अवार्ड जीता है। कौन? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक को हाल ही में मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उत्सा पटनायक को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय कवियत्री ममता जी सागर को उनके साहित्यिक योगदान ऑफ राइट्स के द्वारा विश्व साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। आलोक शुक्ला को हसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए पुरस्कार दिया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटेकर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। मेधा पाटेकर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को हाल ही में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के द्वारा। हाल ही में अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। इंडिया टुडे ग्रुप की भारत की पहली महिला AI एंकर सना को इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के द्वारा ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। ठीक है,
इंडिया टुडे ग्रुप की एआई एंकर है सना, जिसे ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 दिया गया है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL 2024 को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में इस वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU का पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है। हाल ही में अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक तथा CEO पावुलूरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को दिया जाता है। अगला है खेल। हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा 250 IPL मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने और महेंद्र सिंह धोनी 250 IPL खेलने वाले पहले खिलाड़ी थे और रोहित शर्मा दूसरे खिलाड़ी बने। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का समापन हो चुका है। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। 9 पदक में 4 पदक सिल्वर और 5 पदक है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, 9 पदक में 4 पदक सिल्वर और 5 पदक है ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं और वैश्विक स्तर पर ऐसा करने वाले ये 5वें बल्लेबाज हैं। ठीक है, हाल ही में यूनानी टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सिट्सिपास ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को पराजित कर तीसरी बार मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 जीत लिया है। हाल ही में 3 बार की विश्व चैंपियन रश्मि कुमारी ने 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में जीत दर्ज कर अपना 12वां राष्ट्रीय महिला एकल खिताब हासिल किया है। तो 12वां राष्ट्रीय महिला एकल खिताब किसने जीता? विश्व चैंपियन रश्मि कुमारी ने। लिथुआनिया के माइकोलास अलेमनो ने अमेरिका के रामोना में ओक्लाहोमा थ्रो सिटीज में 74.35 मीटर के थ्रो के साथ पुरुषों के डिस्कस थ्रो विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारतीय खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। हाल ही में भारतीय पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल के द्वारा कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में मैड्रिड स्पेन में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया है। दुनिया के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। स्पेन की महान महिला फुटबॉलर एताना बोनामाती को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अब कुछ नियुक्ति को देख लेते हैं। हाल ही में अभिनेता संजना सांघी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी। श्री नलिन नेगी को हाल ही में भारत पे का नया मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO भारत पे का नया CEO श्री नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी नलिन प्रभात को देश के आतंकवाद रोधी और अपहरण रोधी बल NSG के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नलिन प्रभात। NSG की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसका स्थापना 1984 में हुई थी। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के अगले प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। ICC के द्वारा भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए 36 दिनों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में प्रोफेसर नईमा खातून को AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारतीय कुश्ती संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष थे।
प्रबोवो सुबियांतो को हाल ही में इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, हाल ही में जमैका के महान धावक उसैन बोल्ट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा 9वें आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। गौरतलब है कि 9वें आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी 1 से 29 जून 2024 के मध्य वेस्ट इंडीज और यूएसए के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। इनसे पहले क्रिस गेल और युवराज सिंह भी राजदूत बनाए जा चुके हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं ऐसे फेमस पर्सनालिटी जिनका हाल ही में निधन हुआ हो। उन्हीं में से एक हैं देश के सबसे उम्रदराज फाइटर पायलट और उद्यमी सरदार दलीप सिंह मजीठिया, जिनका 103 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान म्यांमार यानी तत्कालीन बर्मा में भारतीय वायुसेना की कमान संभालते थे। हाल ही में इंग्लैंड के महान स्पिनर और आईसीसी हॉल ऑफ फेम रहे डेरेक अंडरवुड का निधन हो चुका है। डेरेक अंडरवुड इंग्लैंड से संबंधित हैं। हाल ही में भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़ का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। सुधीर कक्कड़, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एडुटेरिया का 16 से 31 अप्रैल 30 अप्रैल के बीच का करंट अफेयर नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट तथा विविध के सभी हिस्सों को हमने डिस्कस किया है। इसके पूर्व में हमने एडुटेरिया का करंट अफेयर के कई सारे वीडियोस हमने अवेलेबल कराया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है 70वीं बीपीएससी प्री से संबंधित, उसमें प्री से संबंधित हर एक वीडियो अवेलेबल है। एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पीटी का अवेलेबल कराया जा रहा है ताकि आप लोगों को इधर उधर सर्च करना ना पड़े। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लें, @ISPCS सेंटर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। वहां पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित विभिन्न गाइडलाइन और मटेरियल आपको निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करें और अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।